Hello everyone, myself Sonia. Welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss about microfilament, their structure and function in detail. So आज की जो वीडियो है इसका जितना भी मैंने मटेरियल लिया है वो कूपर के 6th एडिशन से लिया है। और माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये मेजर साइटोस्केलेटल प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो मेजर साइटोस्केलेटल प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो बना होता है माइक्रोफिलामेंट से। ठीक है, और ये माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं और इनका जो डायामीटर है वो 7 नैनोमीटर होता है। जो एक्टिन मोनोमर्स होते हैं उन्हीं के पॉलीमराइजेशन से, जो जी एक्टिन है इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन की फॉर्मेशन होती है, पूरे एक्टिन फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जी एक्टिन है, ये मोनोमर यूनिट है और फर्दर ये डाइमर बनाएंगे, फिर ये ट्राइमर बनाएंगे और फिर एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज होके ये एफ एक्टिन मतलब एक एक्टिन फिलामेंट की फॉर्मेशन करेंगे। सारे के सारे एक्टिन मोनोमर एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं, इसीलिए ये एक्टिन फिलामेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एंड को हम नेगेटिव एंड बोलते हैं जिसको पॉइंटेड एंड भी कहा जाता है और दूसरे एंड को हम बार्ब्ड एंड और पॉजिटिव एंड कहते हैं। ठीक है, अब ये है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये ट्रेडमिलिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक एंड जो है, जो बार्ब्ड एंड है, वहां से पॉलीमराइजेशन होता है मोनोमर सब यूनिट्स का और जो पॉइंटेड एंड है यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन होता है। जो मोनोमर सब यूनिट्स होती हैं इनके साथ एटीपी अटैच होता है, जो जी एक्टिन होता है इनके साथ एटीपी अटैच होता है। वो ऐसे जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं जिनमें एटीपी अटैच होता है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है पॉलीमराइज करने की। ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रो जो पॉलीमराइजेशन है उस टाइम पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एटीपी। कुछ टाइम बाद, पॉलीमराइजेशन के कुछ टाइम बाद जो है, जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा एडीपी में। और पॉइंटेड एंड जो है उसके जो पॉइंटेड एंड है वहां से जो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया है जिन मोनोमर यूनिट्स का, वो वहां से डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एंड पे जो है पॉलीमराइजेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू दूसरे एंड की तरफ, तो इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रेडमिलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो बार्ब्ड एंड है यहाँ पे ही पॉलीमराइजेशन हाई क्यों है एज कंपेयर टू पॉइंटेड एंड? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है मोनोमर सब यूनिट की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंटेड एंड। ठीक है, कौन से मोनोमर सब यूनिट्स की? जिनमें एटीपी अटैच है। ठीक है, और फर्दर ये जो पॉइंटेड एंड से जो मोनोमर डीपॉलीमराइज होंगे इनके एडीपी को एटीपी के में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर से ये बार्ब्ड एंड पे पॉलीमराइज हो जाएंगे। अब कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं और उन फिलामेंट्स की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं। सेल की नीड किस टाइप की है, सेल का फंक्शन किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो एक्टिन के फिलामेंट के साथ बाइंड करेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं, दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, साइटोचैलेजिन और फेलोइडिन। साइटोचैलेजिन क्या होती है? ये एक ऐसे टाइप की ड्रग है जो कि बार्ब्ड एंड पे बाइंड करती है एक्टिन फिलामेंट के और उनकी जो इलांगेशन है एक्टिन फिलामेंट की उसको ब्लॉक करती है। जो फेलोइडिन है वो एक्टिन फिलामेंट के पॉइंटेड एंड पे बाइंड करती है। ठीक है, और उसके डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के, ये जितने भी टाइप के इस टेबल में दे रखे हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, सभी को देखेंगे हम कि क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें शो कर रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि कैपिंग में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट के ग्रूव्स पे बाइंड करके उस फिलामेंट को स्टेबलाइज करके रखते हैं। कुछ ऐसे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि सिवरिंग प्रोटीन्स होते हैं, इनको बीच से कट करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंकिंग कराते हैं दो एक्टिन फिलामेंट्स का। कुछ ऐसे होते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि पॉलीमराइजेशन या फिर डीपॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करते हैं। और कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो कि जो मोनोमर सब यूनिट है उसके जो मोनोमर है उस मोनोमर में एटीपी जो एटीपी है उसको अटैच कराने में हेल्प करता है। एडीपी से एटीपी एक्सचेंजर प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जो मोनोमर सब यूनिट जिनमें एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया था, अब ये जो यूनिट है, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा, इनके एडीपी को एटीपी से एक्सचेंज करा देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन कैसे फंक्शन करते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये फॉर्मिन है। फॉर्मिन जो है ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है एक्टिन फिलामेंट की, और अनब्रांच्ड फिलामेंट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो फॉर्मिन है वो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक एक एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जी एक्टिन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ बाइंड करेगा, और इस तरीके से इनकी बाइंडिंग करवाएगा। सेम इसी प्रोसेस में फिर तीसरे की बाइंडिंग करवाएगा, और इसी तरीके से पूरे अनब्रांच्ड फिलामेंट की फॉर्मेशन फॉर्मिन करता है। ठीक है, अभी एक अनदर एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है ARP2/3। ये क्या करता है, जो बार्ब्ड एंड है इस एक्टिन फिलामेंट का, उसके साथ बाइंड करता है, और बाइंड करके ये ARP2/3 जो है अनब्रांच्ड फिलामेंट, जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स की फॉर्मेशन कराता है, मतलब ब्रांचिंग कराता है फिलामेंट्स के अंदर। ठीक है, और ये है एडीएफ कोफिलिन। एडीएफ कोफिलिन जो है एक अनदर एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि बाइंड करता है पॉइंटेड एंड पे, और जो ऐसे जी एक्टिन मोनोमर जिनका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है, उनको डिसोशिएट कराने में हेल्प करता है। फिर एक टाइप का प्रोटीन होता है प्रोफिलिन, ये पर्पल में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रोफिलिन एक्चुअली एटीपी एक्सचेंजर का काम करता है, मतलब ये जो पॉइंटेड एंड पे जो मोनोमर यूनिट जिनका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो चुका था, अब ये प्रोफिलिन एटीपी इन पे अटैच करा देगा और एडीपी को रिमूव करा देगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो एडीएफ कोफिलिन है, एक तो इसका फंक्शन क्या था कि पॉइंटेड एंड से जो मोनोमर सब यूनिट, जो मोनोमर यूनिट्स हैं जिनका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया था, उनको डिपोलिमराइज करा रहा था। दूसरा फंक्शन इसका सेवरिंग का होता है, जिसमें क्या करता है, ये एक एक्टिन फिलामेंट को दो में काट देता है, इस तरीके से बीच से कट कर देता है। अब कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो बंडल्स और नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। ये यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है पर्पल में। ये क्या करते हैं, बंडल्स की फॉर्मेशन कराते हैं, और ये एक्टिन जो है एक्टिन ऑर्थोगोनली अरेंज होके और कुछ प्रोटीन इसके साथ बाइंड करते हैं। ये जो वी शेप में जो प्रोटीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है फिलामिन प्रोटीन। ये फिलामिन प्रोटीन जो ऑर्थोगोनल में अरेंज है, ऑर्थोगोनली जो ये फिलामेंट अरेंज है, मतलब एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इन फिलामेंट्स को ये बाइंड करवा के रख रहा है। ठीक है, ये अपने वाले जो दो परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दो फिलामेंट्स को बाइंड कर रहा है, और इस तरीके से ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और बंडल्स बनाने के लिए कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि उनको लीनियर एरे में इन फिलामेंट्स को अरेंज करके रखते हैं। अब ये है पैरेलल बंडल, और ये है कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल। डिफरेंट टाइप के एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के बंडल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल बंडल बनाने के लिए क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज फिम्ब्रिन। इस फिम्ब्रिन में दो एक्टिन बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और एक एक्टिन बाइंडिंग डोमेन जो है एक एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करके रखा हुआ है, और दूसरा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो दूसरे फिलामेंट के साथ बाइंड कर रहा है, और इस तरीके से पैरेलल बंडल की फॉर्मेशन कराता है। और एक एंड पे कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। इस फिम्ब्रिन डोमेन, जो फिम्ब्रिन प्रोटीन है, इसके एक एंड पे कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होता है। ये कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन जो है एक्टिविटी को रेगुलेट करता है फिम्ब्रिन की, कि उसको बंडल की फॉर्मेशन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल जो है वो बने होते हैं किससे, अल्फा एक्टिनिन से। अल्फा एक्टिनिन जो है वो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अल्फा एक्टिनिन की मोनोमर सब यूनिट की बात करें तो एक एंड पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है, दूसरे एंड पे कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल जो है, इनके बीच का जो स्पेस होता है, दो फिलामेंट के बीच का स्पेस, ये 40 नैनोमीटर होता है। लेकिन पैरेलल बंडल्स जो हैं, इनके बीच का स्पेस जो है 14 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है पैरेलल और कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं सेल के अंदर।
अब ये है एक्टिन फिलामेंट जो है, ये जो सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीचे बिल्कुल एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, नेटवर्क बना के रखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसके नीचे एक्टिन फिलामेंट और उसके एसोसिएटेड, उसके साथ कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। और उस पेरिफेरल रीजन को, जहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट का, उसको क्या बोला जाता है, सेल कॉर्टेक्स बोला जाता है। और यही जो सेल कॉर्टेक्स में जो ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट का, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है और बहुत सारी जो सरफेस एक्टिविटी है सेल की, मूवमेंट वगैरह है, उनको कंट्रोल करता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उनकी प्रॉपर्टी मतलब कुछ वो हमारे हमारे लिए क्यों यूजफुल है, साइटोस्केलेटन स्टडी करने के लिए। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम माइक्रोफिलामेंट को स्टडी करना चाहते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल हैं वो हमारे लिए, हमारी स्टडी के लिए यूजफुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो अदर साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रेजेंट नहीं होते। तो इजीली हम एक्टिन साइटोस्केलेटन की जो प्रॉपर्टी है, उसकी शेप, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके फंक्शन है एक्टिन फिलामेंट के, वो स्टडी हम कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए भी रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती, इंटरनल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनकी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी, तो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को स्टडी किया जा सकता है। और उसी तरीके से माइक्रोफिलामेंट के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसको इजीली हम एराइथ्रोसाइट में स्टडी कर सकते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। ठीक है, वो स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोस्केलेटन को जोड़ के रखते हैं, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। जो स्पेक्ट्रिन है ये एक पेरिफेरल साइटोसोलिक प्रोटीन होता है एराइथ्रोसाइट के अंदर, और ये टेट्रामर होता है जो कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलके बना होता है। जो एक बीटा चेन है उसमें जो बीटा चेन है उसमें एक्टिन बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और जो अल्फा चेन है उसमें कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरीके से ये हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन को अटैच कराने में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो फिगर है, इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी है किसकी है, रेड ब्लड सेल की। यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये है बैंड 3, ये है ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, और यहाँ पे एक अनदर एक पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरिफेरल साइटोसोलिक प्रोटीन, जिसका नाम है एनकाइरिन, ग्रीन में। और ये जो इस तरीके से ब्लू में जो प्रेजेंट है, ये क्या है, स्पेक्ट्रिन है। जो स्पेक्ट्रिन है वो प्रोटीन 4.1 के थ्रू एक्टिन फिलामेंट के साथ अपनी बाइंडिंग करा रहा है। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रिन है वो एनकाइरिन के थ्रू इस एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग किसके थ्रू, कहाँ पे करवा रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ करवा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो प्रोटीन 4.1 जो है, ये एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग ग्लाइकोफोरिन के साथ करवा रहा है। तो ये जो बाइंडिंग है, इसी तरीके से ये जो एक्टिन फिलामेंट जो है वो अटैच होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के साथ, और जो सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं स्पेक्ट्रिन के जैसे ही प्रोटीन नॉन एराइथ्रोइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉडरिन, जिनको फॉडरिन भी कहा जाता है। जो स्पेक्ट्रिन जैसा जो स्ट्रक्चर जो नॉन एराइथ्रोइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको फॉडरिन भी कहा जाता है। और इसी तरीके से एनकाइरिन के जैसे, प्रोटीन 4.1 के जैसे कुछ सिमिलर प्रोटीन्स जो हैं, जो अदर सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स के अलावा जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन 4.1 के जैसा ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है अदर सेल्स के अंदर, ERM प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक काल्पोनिन फैमिली का जो मेंबर है डिस्ट्रोफिन, वो स्पेक्ट्रिन के जैसे ही फंक्शन करता है मसल सेल्स के अंदर। वैसे ही जो, जैसे कि स्पेक्ट्रिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जोड़ के रखता है, वैसे ही डिस्ट्रोफिन भी मसल सेल्स के अंदर एक्टिन फिलामेंट को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जोड़ के रखता है। और ये जो है इससे क्या होता है, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये फर्दर साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ के रखता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में।
अब जो डिस्ट्रोफिन है, अगर इस डिस्ट्रोफिन में, इस प्रोटीन के सिंथेसिस में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उससे क्या होता है, एक टाइप की डिसीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी दो टाइप की होती है, दैट इज डकेन्स और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज होती है। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उनका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये है माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। वैसे ही यहाँ पे जो माइक्रोविलाई है, ये जो माइक्रोविलाई ये एक्टिन फिलामेंट से बनी होती है। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 20-30 फिलामेंट जो है इस तरीके से पैरेलल बंडल बनाते हैं, बीच में ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन क्या होते हैं, विलिन और फिम्ब्रिन के बने होते हैं। और इसका जो बार्ब्ड एंड है, इस बार्ब्ड एंड पे जो है, जो ये बार्ब्ड एंड यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट का के बार्ब्ड एंड यहाँ है। ठीक है। और ये कहाँ पे एम्बेडेड है, जो अपेक्स है यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे ये बार्ब्ड एंड एम्बेडेड है। और अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट है जो कि टर्मिनल वेब बना रहा है और इससे पॉइंटेड एंड जो है वो जुड़े होते हैं इन पैरेलल बंडल्स के। उसी तरीके से अब यहाँ पे लेटरल आर्म प्रेजेंट है। ये लेटरल आर्म जो है वो काल्मोड्यूलिन और मायोसिन फर्स्ट से बनी होती है। और ये जो है इन पैरेलल बंडल्स को अटैच करा के रख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो लेटरल साइड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे अटैच करा के रख रही है। और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। उसके अलावा ये किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, मोटर प्रोटीन होता है एक्टिन का, ये दोनों मिलके काम करते हैं और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। किस तरीके से एक्टिन और मायोसिन रोल प्ले करते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप की मसल सेल्स प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स। ठीक है। स्केलेटल मसल क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को परफॉर्म करती हैं, जो कि जितनी भी हमारी विल पे काम करती हैं मूवमेंट, वो सारी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को पंप करती हैं। स्मूथ मसल जो है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, जो कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में और भी जो सारी जगह पे जो मूवमेंट्स किडनी में प्रेजेंट हो रही हैं, वो सारी इनवॉलेंट्री मसल्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्मूथ मसल्स हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, और ये स्केलेटल मसल बंडल ऑफ मसल फाइबर से बनी होती है। ये एक मसल फाइबर है। ठीक है। ये मसल फाइबर जो है, बहुत सारी सेल्स जो हैं वो फ्यूज होके एक मसल फाइबर की फॉर्मेशन कर रही है। और ये जो मसल फाइबर है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये ब्लू ब्लू में क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये मल्टीपल न्यूक्लियस, तो इसीलिए जो मसल फाइबर सेल्स जो हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और एक मसल फाइबर के अंदर बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मायोफिब्रिल उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये मायोफिब्रिल जो है ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे ये सार्कोमियर प्रेजेंट है, ये ए बैंड है, ये जेड डिस्क है, ये हम देखेंगे डिटेल में क्या है सार्कोमियर। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो मसल्स हैं वो मसल फाइबर से बनी होती हैं। मसल फाइबर क्या होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स से के फ्यूजन से बने होते हैं। और जो मसल फाइबर है इनके साइटोसोल में मसल फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मसल फिब्रिल्स क्या होते हैं, ये बंडल्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का, जो कि, और यही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स में, जिनको हम सार्कोमियर्स बोलते हैं। ठीक है। ये होता है सार्कोमियर, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जेड डिस्क है। ठीक है। ये क्या है, ग्रीन में ग्रीन लाइन जो है ये जेड डिस्क है, ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। ठीक है। और यहाँ पे ये अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पे जो लाइंस हैं ये जेड डिस्क हैं,
ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, आई बैंड बोला जाता है। मतलब दो जो जेड डिस्क है उनके दो सार्कोमियर के बीच में दो सार्कोमियर जो है ये प्रेजेंट है, ये एक सार्कोमियर है, ये दूसरा सार्कोमियर है, और यहाँ पे जेड डिस्क प्रेजेंट है, दोनों की एक बाउंड्री प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है तो इसीलिए ये लाइट बैंड दिखाई देता है और इसको आई बैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप करके रखते हैं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो व्यू दिखाई देता है ये डार्क दिखाई देता है, और इसीलिए इसको ए बैंड बोला जाता है। ठीक है। और ए बैंड जो है इसमें एच जोन प्रेजेंट होती है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या है, ये एम लाइन प्रेजेंट होती है जो कि मायोसिन को सेंटर में रखती है। ठीक है। और ये पूरा एक सार्कोमियर हो गया। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है एक सार्कोमियर का, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये जेड डिस्क है, ठीक है। और ये जो है एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे। और ये क्या है, ये बीच में मायोसिन है, बहुत सारे जो बंडल्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो मायोसिन है इस मायोसिन के बीचों बीच ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन में, ये क्या है, ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसको टाइटिन प्रोटीन कहा जाता है। और इस टाइटिन प्रोटीन का काम क्या होता है, इन मायोसिन्स को सेंटर में रखना। ठीक है। इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना कि कब ये सेंटर में रहेंगे, कब ये जो है मूव करेंगे इस साइड, एक्टिन की साइड। तो टाइटिन जो है ये बेसिकली सेंटर में रखने का काम करते हैं मायोसिन को। ये मायोसिन हेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करके रखे हुए, ये एक्टिन है। और एक्टिन में जो रस्सी की तरह जो एक्टिन को लपेटे हुए ये अनदर प्रोटीन है, ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, नेबुलिन। ठीक है। जो कि जो स्ट्रक्चर एक्टिन फिलामेंट का उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, स्टेबलाइज करके रखेगा। और ये बीच में क्या है, एमलाइन है। बार्ब्ड एंड जो है वो जेड डिस्क के साथ अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट के, और पॉइंटेड एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरीके से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल यहाँ पे शो कर रखा है कि ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिन जो है वो स्लाइड कर जाएंगे एक्टिन के जो जेड डिस्क है उसके टुवर्ड। ठीक है। और इस स्लाइडिंग से क्या होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जो आई बैंड प्रेजेंट थे यहाँ पे, जो लाइटर बैंड प्रेजेंट थे वो अब डिसअपियर हो जाएंगे और सिर्फ डार्क बैंड अपीयर होगा। और जो जेड डिस्क है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है। सार्कोमियर जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। अब किस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे ये स्लाइडिंग होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक मायोसिन है। मायोसिन क्या है, ये मोटर प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, ये हैवी चेन है इसकी, और इस हैवी चेन में ये हेलिकल रीजन प्रेजेंट होता है, ये ग्लोबुलर रीजन प्रेजेंट होता है। ये लाइट चेन है, ये ग्रीन और येलो में जो है ये क्या है, लाइट चेन है। लाइट चेन का जो फंक्शन है ये जैसे येलो में इसको ईएलसी चेन बोलते हैं, असेंशियल लाइट चेन, और इसको आरएलसी रेगुलेटरी लाइट चेन बोलते हैं। किस तरीके से ये फंक्शन को रेगुलेट करती हैं इसीलिए इसको आरएलसी नाम दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये लाइट चेन रेगुलेट करती है मूवमेंट को। ठीक है। अब ये मॉडल है मायोसिन के एक्शन का, कि किस तरीके से मायोसिन जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मायोसिन का जो हेड है ये अटैच है एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है। जैसे ही इस मायोसिन हेड के साथ एटीपी बाइंड करेगा, यहाँ पे एटीपी बाइंड कर गया, ये जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करेगा एटीपी। इसके अंदर एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा, और उस एनर्जी के कारण इस मायोसिन के हेड में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, जिसके कारण ये मायोसिन का जो हेड है ये यहाँ से डिसोशिएट होके, और जैसे ये फोस्फेट जो है वो रिलीज होगा, ये नई पोजीशन पे बाइंड कर जाएगा एडीपी के साथ। एक्टिन की नई पोजीशन पे अब ये बाइंड कर गया मायोसिन का हेड। अब जैसे ही ये जो मतलब इस तरीके से ही मूवमेंट होती रहेगी कि पहले क्या होगा, एक जगह पे ये अटैच था ऑलरेडी
जो मायोसिन है, जैसे ही एटीपी आया, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने के कारण अब ये जो मायोसिन हेड है इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हुए और ये नई साइट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा एक्टिन की। और इसी तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट है वो पीछे की एक्टिन फिलामेंट को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा और खुद आगे बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से क्या होती है, एक्टिन और मायोसिन की स्लाइडिंग होती है। ठीक है, होप की समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ, जो कि ये हमने जो स्केलेटल मसल्स के अंदर ये सार्कोमियर पढ़ा, जो स्लाइडिंग मूवमेंट हमने पढ़ी, इनको रेगुलेट करने के लिए स्केलेटल मसल्स के अंदर कुछ मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है कि कब स्लाइडिंग होगी, कब मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। देखो, नर्व इम्पल्स क्या करती हैं, कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, कि भाई इस टाइम पे अब मूवमेंट करना है। ठीक है, तो अब मूवमेंट होगी तो नर्व इम्पल्स आएगा। नर्व इम्पल्स जो है वो क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें से कैल्शियम को रिलीज कराना शुरू कर देगा। अब कैल्शियम रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे जो एक्टिन है, ये एक्टिन इसके साथ कुछ प्रोटीन बाइंड होते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड होता है एक्टिन के साथ। जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, टीएनआई, टीएनसी, टीएनटी, ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत ही क्लियर तरीके से कि ये एक्टिन है। एक्टिन में ये जो साइट है मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसके साथ ट्रोपोमाइसिन बाइंड किया हुआ है। साथ में ये टीएनटी, टीएनसी, टीएनआई, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरी तरीके से हाइड करके रख रहा है एक्टिन के अंदर मायोसिन बाइंडिंग साइट को। अब मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आएगा, कैल्शियम क्या करता है, जो टीएनसी है, ट्रोपोनिन का टीएनसी जो है, इसके इस सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को स्लाइड करवा देता है, जिसके कारण जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी और मायोसिन यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये होता है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल होता है कि भाई इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करनी है और अब नहीं करनी है, तो सिग्नल आएंगे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं मॉडल मायोसिन एक्शन का। और ये क्या है, ये नॉन मसल सेल्स जो हैं, जो नॉन मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स की हमने बात कर ली, उनमें एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होती है नॉन मसल सेल्स के अंदर, तो उनमें क्या होगा, इस तरीके से ये एक्टिन प्रेजेंट होंगे, बाइपोलर हेड वाले जो मायोसिन इस तरीके से अरेंज होंगे उनकी टेल। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मायोसिन का ग्लोबुलर हेड है, ये बार्ब्ड एंड है इस साइड, और ये पॉइंटेड एंड है एक्टिन फिलामेंट का। उसी तरीके से एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब नई साइट पे बाइंड करेगा मायोसिन का जो हेड है, और इसी तरीके से क्या होगी, फिलामेंट की स्लाइडिंग होगी। अब जो है हम देखते हैं, एक मिनट। अब साइटोकाइनेसिस जो होता है, जो माइटोटिक सेल के द्वारा जो सेल का डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे जो साइटोकाइनेसिस होता है वो भी किसके कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन के कारण होता है। जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, और धीरे धीरे ये जो रिंग कहाँ पे बनती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बनती है चारों ओर। ठीक है, और इस तरीके से सेंटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाएगी एक्टिन और मायोसिन की, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल करेंगे, और पुल करेंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा सेंटर की तरफ और पिंचिंग ऑफ हो जाएगा और 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो कि क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जिसके कारण क्या होगा, 2 सेल पिंच ऑफ हो जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे नॉन मसल सेल्स या फिर हम कहें स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स की बात नहीं हुई अब तक, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेगुलेशन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रेगुलेशन स्मूथ मसल सेल्स में अलग होता है। जैसे नर्व इम्पल्स ने सिग्नल दिया कि अब स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, काल्मोडुलिन जो है वो प्रेजेंट होगा, इसके साथ कैल्शियम अटैच हो जाएगा। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा और वो कैल्शियम काल्मोडुलिन के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये जो काल्मोडुलिन है ये एक काइनेज कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, एमएलसी के, जो कि क्या होता है, लाइट चेन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो काइनेज है, यहाँ पे जो रेगुलेटरी लाइट चेन है ये ग्रीन वाली, इसके साथ एटीपी
को हाइड्रोलाइज करके ये फोस्फेट को अटैच करवा देगा इस ग्रीन चेन के साथ, ग्रीन लाइट चेन के साथ। और अब ये मायोसिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही अब ये कॉन्ट्रैक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये एमएलसी के क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ठीक है, अब ये है एक टाइप का अनदर मायोसिन फर्स्ट। ये मायोसिन फर्स्ट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो नॉन मसल सेल्स होती हैं बेसिकली वहां पे प्रेजेंट होते हैं और ये कार्गो को कैरी करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मायोसिन जो है ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। पीछे हमने देखा डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट थे अब तक, लेकिन ये मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनकी टेल भी छोटी होती है और ये कार्गो को कैरी करते हैं। बार्ब्ड एंड जो है एक्टिन फिलामेंट का उसकी तरफ जो है ये मूव करेंगे और कार्गो को कैरी करेंगे। कार्गो क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन की वेसिकल हो सकती हैं या कुछ ऑर्गेनेल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एक अनदर टाइप का मायोसिन है, मायोसिन फिफ्थ। मायोसिन फिफ्थ भी क्या होता है, ये भी डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वैसे ही मसल्स वाला जो मायोसिन था ना, मायोसिन सेकंड, उसके जैसा ही ये मायोसिन होता है, मायोसिन फिफ्थ। इसमें क्या होता है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कार्गो को कैरी करता है। नॉन मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कार्गो को इस तरीके से कैरी करता है। इसका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता बल्कि बार्ब्ड एंड की तरफ कार्गो को कैरी करना होता है। अब ये कार्गो इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हो सकते हैं या कोई वेसिकल भी हो सकता है। अब हम बात करें कुछ अदर नॉन मसल मायोसिन्स जो होते हैं वो वन हेडेड होते हैं। जैसे कि हमने बात कर ली मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट था मायोसिन फर्स्ट, लेकिन कुछ मायोसिन फिफ्थ जो कि मायोसिन सेकेंड जैसे होते हैं, जो कि मसल सेल्स के अंदर जो मायोसिन था डाइमर फॉर्म में वो टू हेडेड था, वैसा ही मायोसिन फिफ्थ हमने जो कार्गो को कैरी करता है वो भी प्रेजेंट होता है। अब बहुत सारे नॉन मसल्स मायोसिन प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि मायोसिन फिफ्थ सिक्स्थ जो है वो ऑर्गेनेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। मायोसिन थर्ड जो है वो विजन में हेल्प करता है, हियरिंग में हेल्प करता है मायोसिन सिक्स और सेवन्थ। और जो मायोसिन सिक्स है इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है मायोसिन्स के अमंग। सारे मायोसिन तो एक्टिन फिलामेंट के बार्ब्ड एंड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मायोसिन सिक्स अकेला ऐसा मायोसिन है जो कि पॉइंटेड एंड की तरफ मूव करेगा। तो ये चीज ध्यान रखने की है इसमें। ठीक है, और फाइनली कुछ मायोसिन्स जो हैं वो मूव करते हैं कार्गो को, बट पार्टिसिपेट इन एक्टिन फिलामेंट रिकॉग्निशन और एंकर एक्टिन फिलामेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कुछ ऐसे मायोसिन्स होते हैं जो कि एंकर कराते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से सेल का माइग्रेशन जब होता है तो उसमें एक्टिन फिलामेंट कैसे हेल्प करते हैं। जैसे अमीबा होता है, अमीबा में फैगोसाइटोसिस अमीबा करता है। ठीक है, तो अमीबा सेल की मूवमेंट कैसे होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, वो कैसे फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस करेंगी तो उसके लिए उनको मूव करना पड़ेगा। उनकी मूवमेंट कैसे होती है, सेल की माइग्रेशन कैसे होती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये एक मॉडल है, इसके थ्रू समझाया जा रहा है पहले एक साइड की जो एज होगी जो कि आगे की तरफ बढ़ेगी उसको लीडिंग एज बोलेंगे, और जो पीछे जो एज है इसको ट्रेलिंग एज बोलेंगे। पहले इस लीडिंग एज का एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होने के बाद यहाँ पे जो सबस्ट्रेटम है जब ये एक्सटेंड करेगी तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगी ये लीडिंग एज, और फिर क्या होगा, रिट्रैक्शन होगा इस ट्रेलिंग एज का। अब किस तरीके से एक्सटेंशन होता है इस लीडिंग एज का वो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से एक्टिन परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। देखो जब भी माइग्रेशन होगी तो उसके लिए सिग्नल आएगा उस सेल के पास। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आएगा वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो ARP2/3, वास्प, स्कार, बार बैंड ट्रैकिंग प्रोटीन, ट्विन फिलिन, प्रोफिलिन, ADF कोफिलिन, इन सारे प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट कर देगा। कौन, वो जो प्रोटीन आया है इन सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा, और फिर फर्दर ये प्रोटीन अपना फंक्शन करेंगे। जो बार्ब्ड एंड ट्रैकिंग प्रोटीन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखता है बार्ब्ड एंड को एक्टिन फिलामेंट के। और वास्प और स्कार जो है ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट करता है ARP2/3 को, जिसका फंक्शन क्या होता है, ब्रांचिंग का, और इस तरीके से ब्रांचिंग होगी। अब जो है कंटिन्यूसली जो है ब्रांचिंग एक इधर से हो रही है एक इधर से हो रही है, और यहाँ पे जो पॉइंटेड एंड है इस पॉइंटेड एंड पे ADF कोफिलिन जो है वो रिमूव कराएगा
ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं जो कि जिनका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है उनको, और इनको कैरी करेगा ट्विन फिलिन कि ताकि ये सेल के अदर पार्ट में ना चले जाए। अभी यहाँ पे जरूरत है ट्विन फिलिन इनके साथ बाइंड करेगा और प्रोफिलिन के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, और प्रोफिलिन को बोलेगा कि भाई अब एटीपी का एक्सचेंज करा तू यहाँ पे, तो अब जो एडीपी था वो एटीपी में कन्वर्ट करा देगा प्रोफिलिन, और इस तरीके से जो है एक्सटेंशन होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट जो हैं इसी तरीके से फंक्शन करते हैं एक एंड पे, और उस लीडिंग एज को जो है एक्सटेंड करवाते हैं एक एंड की तरफ। ठीक है, तो ये हमने देख लिए सारे फंक्शन, स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिन फिलामेंट का। थैंक यू सो मच गाइज। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपनी जो भी कोई भी क्यूरी है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।